You must had heard that India is a parliamentary form of government. That how much you do know about the parliamentary form of government and president form of government. This is the video in which we are going to discuss about it. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And this is the chapter 13th, the parliamentary form of government. In this particular video, we are going to discuss about what is parliamentary form of government, how it's different from presidential form of government, at the first place why we opted for the parliamentary form of government. So now let's get started off and discuss more about it. So the name of chapter is parliamentary form of government, so that's why our topic of discussion is parliamentary form of government. और I hope आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया था. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, नॉट द प्रेसिडेंट. अब वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको पता है हम फेडरल गवर्नमेंट है, या हमारी फेडरल पॉलिटी है, तो सेंटर और स्टेट दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे एग्जिस्ट करती है. तो आर्टिकल 74 and 75 deal with parliamentary system at center and article 163 and 164 in states. सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड जो कि हेड ऑफ स्टेट होगा, और उसके बाद होता है पीएम जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है. तो अगर हम स्टेट्स में जाएं तो गवर्नर होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है, और उसके बाद अगर हम जो कि नॉमिनल हेड होता है, राइट, और उसके बाद हम बात करें तो होता है सीएम जो कि होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो इस तरह से आर्टिकल 74 और 75 pertains to parliamentary form of government at center, and 163 and 164 at state. Modern democratic government can be divided into two on basis of nature of relation between executive and legislative organs of government. अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव क्या होता है, ऑल्दो मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया है हमारी अर्लियर वीडियोस में. एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूट कौन करते हैं, जैसे पीएम उनके कैबिनेट मिनिस्टर. और लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लेजिस्लेट करते हैं, जो लॉज मेकअप करते हैं, जो कौन हो गया, पार्लियामेंट. तो अब जो रिलेशन है बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. उसके बेसिस पे ही हम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उन्हें दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं. और वो दो टाइप कौन से हैं, एक तो है पार्लियामेंट्री और दूसरा है प्रेसिडेंशियल. हम है पार्लियामेंट्री. प्रेसिडेंशियल का बेस्ट एग्जांपल जो हमें हमेशा याद रहता है वो है यूएसए. तो अगर सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, in which executive is responsible to legislative for its policies and acts. अब देखो आप एक इसे बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे में देखिए. जब हमारी गवर्नमेंट कोई बजट लेके आती है, कोई सर्वे आता है, तो वो कहाँ लेट डाउन किया जाता है, पार्लियामेंट में. उन्हें अपना बजट पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट में. सो दैट मीन्स जो लेजिस्लेटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के. और अगर वो कहीं कुछ गलत काम करेंगे, सपोज करो अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो उस केस में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो जाता है बाय लेजिस्लेटिव्स. सो दैट मीन्स कि हर हाल में लेजिस्लेटिव्स एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल रखते हैं. और आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल, जो एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव. ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. इन्हें डिफरेंट नाम से बोला जाता है. एक सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव. गवर्नमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव. अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अगर वो उन्हें आंसर नहीं करेंगे, सपोज करो वो बजट लेके आते हैं, हो सकता है, मतलब ऐसा कभी होता नहीं, पर मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज जो एक्ट्स वगैरह मेकअप हो रहे हैं वो सही नहीं है, तो हो सकता है वो बजट ही पास ना हो. अगर बजट पास नहीं होगा तो उन्हें वो मनी कैसे मिलेगी. तो इसी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल है. तो इसलिए इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव. उसके बाद आता है कैबिनेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो आपको पता है जो मैक्सिमम जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना है, कैसे हाउस में क्या क्या करना है, इस सेशन में क्या नहीं करना, वो नॉर्मली जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स. इसीलिए इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है. और फिर आता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल. क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया है नेम. तो आई होप ये तीनों चारों नाम जो है आपको समझ में आ गए. देन दिस इज प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा एंड इंडिया.
और और भी एग्जांपल्स है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव। फिर आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट and is constitutionally independent of legislature with respect to its term of office। अभी मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या बोला कि इन केस अगर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और वो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव्स क्या कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ऑल्दो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका टर्म है 5 ईयर, बट ऐसा नहीं है कि वो 5 ईयर से पहले डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। तो सपोज करो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए बाय द लेजिस्लेटिव, तो वहां पे वो मेजॉरिटी शो नहीं कर पाए, तो उस केस में वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव के, तो दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं। इंडिया के केस में देखिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, ऑल्दो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है पर वो वाटर टाइट नहीं है, क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट का भी पार्ट है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव तो है पर वो लेजिस्लेटिव भी है। पीएम हमारी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है बट वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। ऐसा थोड़ी ना कि जब वो पार्लियामेंट में कोई बिल पास होना होता है तो जो पीएम है या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपना वोटिंग राइट नहीं यूज करते, वोटिंग राइट तो यूज कर रहे हैं। जब वो पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम वो बिल के ऊपर डिबेट्स कर रहे हैं, अपनी वोटिंग कास्ट कर रहे हैं, तब वो एज अ एग्जीक्यूटिव नहीं एज अ लेजिस्लेटिव काम करते हैं, राइट। बट है तो वो एग्जीक्यूटिव, क्योंकि भी उन्हें करना है। तो हमारे केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या हम रोल्स बोल लें बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, वो वाटर टाइट नहीं है। बट जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर उनका एक बेसिक ईथो है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। तो वहां पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स टर्म। क्योंकि अगर वो आंसरेबल नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव को, तो क्या लेजिस्लेटिव उन्हें रिमूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सो इसीलिए जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका टर्म अगर 4 ईयर का है तो वो 4 ईयर का ही रहेगा, मतलब वो उससे पहले डिसॉल्व नहीं होंगे। उनकी इम्पीचमेंट तभी हो सकती अगर वो कुछ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक करते हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में जाते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आप नाम समझ रहे होंगे। नॉन रिस्पॉन्सिबल क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव, नॉन पार्लियामेंट्री क्योंकि वो पार्लियामेंट्री नहीं है, एंड और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उनका टर्म फिक्स्ड है, जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म फिक्स है, उन्हें आप पहले रिमूव नहीं कर सकते हो। दिस इज प्रिवेलेंट इन यूएसए, ब्राजील, रशिया एंड श्रीलंका एसेट्रा। तो ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आई होप अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द टाइप्स थ्रू विच वी कैन लाइक डिस्ट्रीब्यूट और डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। देन कम्स फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे अब हमने देख लिया कि 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। अब हम दोनों के फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट दैट, सबसे पहले यहाँ पे एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा एग्जीक्यूटिव का। अगर हम नॉमिनल हेड की बात करें तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, और जो रियल हेड होते हैं वो होते हैं पीएम। आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए क्योंकि हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो काम किसकी एड और एडवाइस पे करते हैं? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर हम बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। सो जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से नॉमिनल काम कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ साइन करने का है ऑलमोस्ट। क्यों है? क्योंकि देखो अगर दोनों ही इलेक्टेड होते, प्रेसिडेंट भी और पीएम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो जिसके अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि वो एक तरह से इलेक्ट होके आए बाय द पीपल और वो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वो वर्ल्ड में हमारी कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो इसलिए वो वर्ल्ड में एक हमारी इमेज है एज अ स्टेट जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। बट अगर हम अपनी पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट का जो फेस है वो हमारे पीएम होते हैं। अगर दोनों ही इलेक्टेड होंगे तो दोनों में, अब अभी तो हमने बोल दिया कि प्रेसिडेंट जो एड और एडवाइस पे काम करे, तो इसलिए वहां पे टसल होने का चांस ही बहुत कम है।
ऑलमोस्ट जीरो है। बट अगर दोनों के पास सेम पावर हो जाएंगे तो उनमें टसल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर हमारी पॉलिटी में इस तरह की टसल्स होने लग गई तो फिर हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़, हमारी जो वर्क मशीनरी है वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, क्योंकि उनकी टसल के बीच में ही बहुत सारे काम जो है वो रुक जाएंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें वेलफेयर स्कीम्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ है, उन केसेस में अगर इन केस ऐसी टसल एग्जिस्ट करेगी तो कुछ देर के लिए भी अगर बजट पास नहीं होता या कुछ स्कीम्स वर्क नहीं करती तो बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इट्स हाईली लाइक रिक्वायर्ड थिंग फॉर अस कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जाते और उसमें हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड रखें और जो पीएम है उसी को ही हम रियल एग्जीक्यूटिव हेड रखें। तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट while PM is head of government. Article 74 provides for council of minister headed by PM to aid and advise president in exercise of his or her function. अब आर्टिकल 74 को एक बार हम बेयर एक्ट में जरूर देखते हैं ताकि आपको इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज पता चले। तो आर्टिकल 74 आई होप अब आप देख पा रहे होंगे। तो आर्टिकल 74 says there shall be council of minister with the PM at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice, right? फिर provided that president may acquire the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with advice tendered after such reconsideration. तभी बोलते हैं बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी आप देखेंगे कि उनके पास कुछ पावर्स हैं जिसे हम डिस्क्रिशनरी पावर्स बोल सकते हैं। तो वो डिस्क्रिशनरी पावर्स के बहुत सारे डिफरेंट नेम दिए गए हैं, बट जब हम उसे बेयर एक्ट में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं एक्चुअली वो नाम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो नाम हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने दिए हुए हैं, बट अदरवाइज वो इस तरह की लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑल्दो एड और एडवाइस पे काम करेंगे, बट प्रेसिडेंट अगर चाहे वो कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप अपनी एडवाइस के ऊपर रिकंसिडरेशन कीजिए। बट अगर आफ्टर रिकंसिडरेशन ऑल्सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सेम चीज बोलते हैं तो उस केस में प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल्दो वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज सकते हैं, बट फिर भी जो भी उनका रूलिंग होगा या जो भी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहना होगा उसी हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो हम डिस्क्रिशनरी पावर इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट की, वो कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है जिसकी हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं। सो दिस इज आर्टिकल 74। उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहता है? द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। कोर्ट में वो इंक्वायर नहीं की जाएगी। तो ये है आर्टिकल 74। आई होप, वैसे तो हमने यही देखना था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करते हैं, बट अब आपको एक कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि वो कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो ये है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल कौन है? हमारे जो पीएम होते हैं। देन कम्स, जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेकंड फीचर की बात करें तो वो क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगी वही हमेशा रूल करती है। ये आपको पता है कि अगर सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनती तो वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कोलिशन भी फर्दर टाइप की हो सकती है, आउटसाइड कोलिशन है या कैसा है। तो बेसिक फंडा क्या है कि वही पार्टी रूल करेगी जो मेजॉरिटी फॉर्म करेगी। एंड देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ पास हो सकता है, और जिस मिनिस्टर के खिलाफ वो पास हुआ, चाहे वो ABC कोई भी हो सकता है। और आपको पता है कैबिनेट में मल्टीपल मिनिस्टर्स होते हैं, किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तब भी सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करेगी। दैट मीन्स पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कि अगर सपोज कैबिनेट सेल और सिंक टुगेदर करती है, अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, दैट मीन्स सारे को रिजाइन करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी। देन कम्स पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का क्या मतलब है? यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी।
अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की ही मेजोरिटी आई तो डेफिनेटली वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर वो बनाएंगे। और इन केस में अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो तब भी वो जो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे वो कोलिशन के डिफरेंट, अब देखो अगर कोलिशन गवर्नमेंट में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो सभी को जगह देंगे, नहीं तो कौन इकट्ठा रहना चाहेगा। हर कोई कोलिशन में तभी आता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो कोलिशन में नहीं रहेंगे। और ऐसा सोचा जाता है कि जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड होंगे वही कोलिशन फॉर्म करेंगे। तो इसलिए जब कैबिनेट मिनिस्टर में अगर कोलिशन गवर्नमेंट के भी पर्सन आते हैं, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर मल्टीपल पार्टीज के भी पर्सन आते हैं तो वो पॉलिटिकली अलाइंड होंगे, आइडियोलॉजिकली अलाइंड होंगे। बट हमने बहुत बार देखा है कि जो कोलिशंस बनती हैं वो आइडियोलॉजीज के बेसिस पे नहीं बन रही हैं, वो कोलिशन बन रही है जस्ट बिकॉज कि दूसरी पार्टी को हराना है, पर वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं होती, फिर वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। बट एनी हाउ एक करेक्टरिस्टिक हम पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी बोल सकते हैं। देन कम्स डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप क्या है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया, मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो लेजिस्लेटिव भी हैं। जैसे हमने कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करें, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनके एग्जीक्यूशन का काम भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, बट जब वो पार्लियामेंट के सेशन में या पार्लियामेंट में आ रहे हैं तब वो पार्लियामेंटेरियन का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लेजिस्लेटिव का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव जो है उनकी डबल मेंबरशिप है, वो एग्जीक्यूटिव भी है, वो लेजिस्लेटिव भी है। देन लीडरशिप ऑफ पीएम, जो आप देख रहे हो प्रेसिडेंट भी काम करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, मतलब जितनी चीजें हो रही हैं वो पीएम की लीडरशिप में ही होंगी। और फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की, जो लोअर हाउस है दैट मीन्स लोकसभा, वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। अब पीएम क्यों रिकमेंड करेंगे कि हमारा जो हाउस है उसे आप डिसॉल्व कर दो, हमारी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हुआ है और उन्हें लगता है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि आपको मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसे सर्वाइव नहीं कर सकते। देन सीक्रेसी, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जब वो बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है विद इन द सेशन, तो वो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बोल सकते हैं, जो हम डे टू डे अपनी पॉलिटी में भी देखते हैं। So this is about the features of parliamentary form of government. Then comes the features of presidential form of government, which we will be discussing in next video. But before moving further, let's summarize whatever we had read in this particular video. तो हमने सबसे पहले आर्टिकल 74 और 75 के अंडर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रही है एट द सेंटर, और फिर आर्टिकल 163 164 अंडर जो उनके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप हो रही है स्टेट, वो देखा। फिर हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दो फॉर्म की गवर्नमेंट हो सकती है। फिर हमने फीचर्स देखे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और उसके अंदर हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की जो शायद इस बुक के स्कोप से बाहर हो सकती है, बट वो हमारी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So that was it for this particular video, guys. I hope you like the video. If you do, then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. And along with that, guys, I do conduct a free masterclass where I handhold people who are going through this UPSC journey so that they can go through the journey effortlessly. So you can enroll for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So thank you so much, guys, for being there. I will see you all in the next video with the remaining topic of this chapter. Till then, bye bye, guys.